देखिए, इससे आप ये देख सकते हैं कि जायज तो कहीं भी नहीं है, इससे ज्यादा नाजायज कुछ हो नहीं सकता। और मैं ये मानता हूं कि बेल मिलने के बाद भी अगर 3 दिन तक आप किसी को रोक के रखते हैं, 3 दिन तक आप किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये अपने आप में ही देश के संविधान का, देश के कानून का और अदालत का उल्लंघन है। लेकिन बात यह है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसे ठीक कौन करे, इसकी जिम्मेदारी कौन ले इसको ठीक करने की। जहां तक जो बात आप कह रहे हैं कि बेल मिल गई और बेल मिलने के बाद में उनको जो है एनएसए में रख लिया, जो उनका भाषण है उसमें एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर कफील खान का भाषण है, वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भड़काऊ वाली बात हो। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक नेता भी हैं और टीवी एनालिसिस्ट भी हैं, मिस्टर यादव जो हैं, वो भी उसमें उस दिन वहां पर शामिल थे। उस मीटिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुई थी, योगेंद्र यादव उस मीटिंग में शामिल थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, सारा उन्होंने बताया है कि कोई भी एक बात, एक शब्द इस तरह का नहीं कहा डॉक्टर कफील ने जिसे आप जरा सा भी भड़काऊ कहें। बात भड़काऊ भाषण की नहीं है, ये तो बहाने हैं। बात दिक्कत क्या है कि जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुआ और डॉक्टर कफील खान ने छुट्टी पर होते हुए भी 10 तारीख को जिस दिन यह घटना घटी, जो 400 बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया, जिसमें से लगभग 330 से 340 बच्चों को वो बचाने में समर्थ हुए अपनी पूरी टीम के साथ, और लगभग 500 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के उन्होंने उनकी व्यवस्था अपने पैसे से, अपने संबंधों के माध्यम से की। और लगातार 54 घंटे तक उन्होंने, उनकी टीम ने बच्चों को बचाने के लिए जो काम किया, उसमें जो घोटाला था, जो घपला था, क्योंकि बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर जिस कंपनी से आते थे, उस कंपनी का जो पैसा जाना था वो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा था जो उसे दिया नहीं गया। उस कंपनी ने एक लेटर भेजा कि भाई मेरा ये पेमेंट किया जाए, और जब नहीं वो कहा तो उसने फिर रिमाइंडर भेजने शुरू करे। और उसने रिमाइंडर जो भेजे, उस रिमाइंडर को उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजा, हेल्थ मिनिस्टर को भी भेजा। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसके साथ में कोई दिक्कत हो रही है, उसके पेमेंट नहीं आ रहा, तो जो अथॉरिटी उसके लिए जिम्मेदार थी, यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो इंचार्ज थे मिस्टर गुप्ता, जिनको बचाने के लिए सारी चीजें की गई हैं, वो मिस्टर गुप्ता, उनके अगर वो नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक हेल्थ मिनिस्टर को भेजा जाएगा और चीफ मिनिस्टर को कॉपी भेजी जाएगी। उसने 14 रिमाइंडर भेजे, उस कंपनी ने 14। उस 14 रिमाइंडर के बाद भी उस कंपनी का पैसा नहीं दिया गया, तो इसलिए सिलेंडर नहीं आए, जिसकी ऑक्सीजन की कमी पड़ी। तो जिम्मेदार वो लोग थे जो मिस्टर गुप्ता थे, और हेल्थ मिनिस्टर और इन सारे लोगों की ये पूरी जो टीम थी इसमें इन्वॉल्व, इन सबको बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान को बलि का बकरा बनाया गया। अन्यथा आप देखें कि जिस समय 22 तारीख को एक कमेटी बनाई गई, जो उनकी जो इंटरनल इंक्वायरी के लिए जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी 18 अप्रैल 2019 को जो उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को भी 6-7 महीने तक दबा कर रखा गया। और सितंबर अक्टूबर में डॉक्टर कफील को वो रिपोर्ट दी गई जिसमें उन्होंने चारों आरोपों से डॉक्टर कफील को बरी किया पूरी तरह से। उसमें आरोप जो लगाए गए थे कि प्राइवेट प्रैक्टिस, तो कहा गया, बताया गया कि जब ये पहले जिस दिन से नौकरी में आए हैं उसके बाद से कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस इन्होंने नहीं करी, उससे पहले करते थे। तो नौकरी में आने के बाद कोई आदमी प्रैक्टिस करता है तब अपराध है, जब नहीं करता उससे पहले कुछ भी करता रहे कोई अपराध नहीं। भ्रष्टाचार का आरोप पूरी तरह से बरी। जो वार्ड नंबर 100 इंसेफ्लाइटिस का जो वार्ड था, उसके ये मतलब इंचार्ज हैं, वो उससे बरी, क्योंकि उस समय वो प्रोबेशन पीरियड पे थे और जो परमानेंट होता है वही व्यक्ति इंचार्ज हो सकता है। उस सब के बावजूद भी उन्होंने उसकी रिपोर्ट दी हुई थी और 3-4 दिन के अंदर ही रिपोर्ट दी हुई थी, तो उससे वो बरी। उन्होंने किसी उसमें घपला किया अपनी जिम्मेदारी निभाने में, उससे बरी, क्योंकि जो व्यक्ति छुट्टी पर होते हुए भी
इन इमरजेंसी के हालात को देखकर हॉस्पिटल में आता है, 54 घंटे तक लगातार काम करता है, उसके साथ में उसके 16 जूनियर डॉक्टर्स की टीम है, इसके साथ ही 22-23 नर्सेस की टीम है, और वो लगातार काम करते हैं, अपने पैसे से सिलेंडर मंगाते हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ी मानवता, इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है। लेकिन उस इंसान की इंसानियत के बीच में जो गुनहगार लोग थे, जिसमें मिस्टर डॉक्टर गुप्ता और ऊपर तक ये सारे के सारे लोग, क्योंकि सूचना तो चीफ मिनिस्टर तक जा चुकी थी, तो फिर उसका पेमेंट क्यों नहीं किया गया था। इन सब के लिए जो वो गुनहगार लोग थे, उनको बचाने के लिए डॉक्टर कफिल को बलि का बकरा बनाया गया। इसीलिए जमानत होने के बावजूद भी 3 दिन उन्हें नहीं छोड़ा गया और फिर एनएसए में बंद कर दिया गया। और एनएसए में इसलिए बंद किया गया क्योंकि उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई बेल नहीं है, कुछ नहीं है। एक बोर्ड बनाया जाता है, वो बोर्ड देखता है कि भाई क्यों इनको गिरफ्तार किया गया, वो आधार सही है नहीं है। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब सरकार जिस तरह के काम करती है और सरकार के ही बोर्ड वगैरह, जब सब कुछ इन्वॉल्वमेंट इतनी हो जाती है तो कहां सरकार के खिलाफ जाएगा। और इसीलिए उनको गिरफ्तार करके फरवरी में उनको गिरफ्तार किया और लगातार उनको गिरफ्तार करके जेल में रखे हुए हैं। बेल मिल नहीं रही है और अब 12 अगस्त तक का, वो 3 महीने का जो फिर से एक्सटेंड हुआ था, यानी 12 अगस्त तक का उनका वो टाइम है, जब तक के लिए एनएसए अभी है। आगे एक्सटेंड करेंगे उसका नहीं कह सकते। तो मैं समझता हूं इंसानियत की हत्या है। बेगुनाह लोगों पर जिस तरह से अन्याय और अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसा दूसरा उदाहरण आपको इस देश के अलावा शायद ही कहीं मिलेगा। और विशेषकर यहां पर मुस्लिम लोगों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और बदकिस्मती से कहें या कोई भी बात कहें कि डॉक्टर कफिल मुस्लिम हैं, एक तो वो अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरा उनके अच्छे काम से जो गुनहगार लोग हैं वो फंस रहे हैं इससे, और तीसरा ये कि वो मुस्लिम हैं इसलिए वो जेल के अंदर हैं। सर, जो रासुका का फैसला है, आप तो एडवोकेट हैं, आपको अच्छी जानकारी भी है कानून की, तो जो रासुका का फैसला है वो एडवाइजरी बोर्ड करती है सर, लेकिन राज्य सरकार खुद ही फैसला ले रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी बात यह है, आप देख रहे हैं कि अदालत से भी जो फैसले आ रहे हैं, वो फैसले भी जो लोगों का विश्वास है वो अदालत में से टूटता चला जा रहा है। इस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये यूं कहो कि एक तरह से ऐसे फैसले आ रहे हैं जो सरकार के कार्यों को सही बताने वाले हैं, यानी सरकार की हां में हां मिलाने जैसे फैसले आ रहे हैं इस स्थिति में। और एडवाइजरी बोर्ड जो भी बनाया गया है, एडवाइजरी बोर्ड है जहां इतना जबरदस्त सरकारी आतंकवाद फैला हुआ है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पे, वहां कौन सरकार के खिलाफ बात करेगा। तो दिक्कत ये आ रही है कि न्याय की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि हम सरकार के चहेते किस तरह से बने रहें, हम सरकार की गुड बुक में कैसे रहें। कोई मरता हो तो मरता रहे, अपना क्या जा रहा है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लोगों को इन सारी चीजों से अलग हटके जो न्याय की बात है, जो कानून की बात है, जो संविधान की बात है, जो मानवता की बात है, उस सारे एंगल को देखना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि कोर्ट को भी, चाहे कोई कैसा ही भी कितना भी कड़ा कानून हो, लेकिन अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के तहत जो अधिकार, मूल अधिकार हैं लोगों के, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अनुच्छेद 32 के तहत इसमें सीधे दखलंदाजी करने की जो पावर है, जो अधिकार है, उसके अनुसार, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस पे गहनता से विचार करना चाहिए कि कहीं एनएसए का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का नाजायज इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, प्रयोग तो नहीं हो रहा है। लेकिन अफसोस कि एनएसए हो, यूएपीए हो, किसी भी कानून का, और साफ साफ नजर में आ रहा है कि खुला उल्लंघन हो रहा है, उस सब के बावजूद भी इन दोनों में से किसी भी कानून को अदालत भी देखने को तैयार नहीं है। अदालत भी इस बात पे विचार करने को तैयार नहीं है कि ये जो कानून है और इनका जो खुला उल्लंघन हो रहा है, इससे इस भोली भारी जनता को, निर्दोष लोगों को कैसे बचाया जाए। तो दिक्कत यहां है कि जो हमारे पास एक रास्ता है कि अदालत हमारी बात सुने, अदालत हमारी बात माने, हमारी बात छोड़े कि जो न्याय की बात है उसको सुने, न्याय की बात को समझे, न्याय की बात को माने, जो सारे फैक्ट हैं उनकी लाइट में वो कम से कम ऐसे फैसले करे जिससे न्याय जिंदा रहे। अफसोस ये स्थिति भी यहां लगभग खत्म हो चुकी है, जिसका नतीजा यह है कि
केवल डॉक्टर कफील खान नहीं है। डॉक्टर कफील खान के साथ साथ आप देखें कि कितने लोग हैं। आनंद तेल तुमड़े साहब हैं, प्रोफेसर हैं, 30 किताब लिखी हैं, दुनिया भर में उनकी किताबें चलती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो लेक्चर देते हैं जाके, वो बंद हैं। बरबरा साहब हैं, वो बंद है। क्या है, तमिल कवि हैं, लेकिन क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति हैं, समाज के सुधारने की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। गौतम नौलखा हैं, क्या हैं, अच्छे क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुधा भारद्वाज क्या हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन विदेशों में पड़ी हुई एक लेडी एडवोकेट होते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होते हुए भी आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं। गुनाह क्या है, क्योंकि आप आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए अर्बन नक्सल कह के आपको बंद किया जा रहा है। महेश राउत हैं, और नहीं तो और मैं आपको बताता हूं कि एक मिस्टर मंडल हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको बेल मिल गई, जो वहां से हैं, दोनों पैरों से बिल्कुल लाचार हैं। इसके अलावा एक और साथी हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, वो 90% एक तरह से वो हैं विकलांग पूरी तरह 90%। उस सब के बावजूद भी उनको जेल में 2017 से भेजा गया। और अभी अभी एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन प्रोफेसर को भेजा गया जेल। तो केवल एक डॉक्टर कफील खान नहीं है, ऐसे कितने ही लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, जिनको एनएसए में और यूएपीए में, इन्होंने एनआईए वगैरह ने, इन्होंने सबने जेल में बंद कर रखा है। इसका मतलब साफ है कि जो आवाज अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है, सरकार की गलत नीतियों, गलत कार्यों के खिलाफ है, उस आवाज को कुचलने की कोशिश है, मूल अधिकारों को पूरी तरह से दफन करने की कोशिश है, और यह पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक। आखिरी सवाल है मेरा कि जब डॉक्टर काफिल जब देश के लिए भलाई का काम कर रहे थे, जो गरीब बच्चे थे उनके लिए इलाज का कार्य कर रहे थे, बाढ़ के समय में भी पैर का जो कपड़े होते हैं ऊपर बांध करके काम कर रहे थे, तो कुल मिलाकर के जब इतने बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं और देश हित में काम कर रहे हैं, तो उन पे एनएसए लगा दिया जाता है। लेकिन जब देश विरोधी के भाषण दे रही थी हमारी डॉक्टर जो चंदानी जी है कानपुर की, और बोल रही थी कि मुसलमानों को इंजेक्शन लगा दिया जाना चाहिए और जंगल में छोड़ देना चाहिए, तो उनके खिलाफ अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये दोरंगा पहरावा किस तरीके से देखा जाए? देखिए, दोरंगा व्यवहार यह है कि डॉक्टर चंदानी जो है उन्हीं की टीम में से है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो आरएसएस के, या इनकी ये जो पूरी टीम इस समय है जो सत्ता पर काबिज है, वो उसी तरह के लोग हैं, और उनकी जो नफरत है सबके सामने सब खुली होने नजर आ रही है। डॉक्टर कपिल, आप देखिए कितनी गंभीर परिस्थिति है। आपने शायद उनका वीडियो सुना है, जो वीडियो उन्होंने भेजा है कि भाई हो सकता है ये मेरा एनकाउंटर कर दें, या किसी तरह से मुझे मार दें, मुझे भागता हुआ दिखा के गोली से मार दें, और मेरे परिवार वालों को इस बात का डर है। तो उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी हालत में भागने वाला नहीं हूं, मैं किसी भी हालत में कमजोर व्यक्ति नहीं हूं जो इस तरह का कदम उठाऊंगा। तो आप समझिए कि उस इंसान को इस बात का भी खतरा है कि कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए, गोली ना मार दी जाए, या जेल के अंदर ही किसी तरह से उसको खिला के किसी तरह, जैसे स्लो पॉइजन वाली बात करते हैं, कोई ऐसा ना कर दिया जाए। और वो किसको है कि एक ऐसे इंसान को जो इतना बेहतरीन डॉक्टर है, जो इतना बेहतरीन इंसान है, जो अपनी परवाह ना करके रात दिन लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है, चाहे बाढ़ में हो, चाहे केरल में हो, चाहे बिहार में हो, या कहीं भी हो। ये जो आपने सवाल पूछा है, ये जो आपने बात कही है, यही इस सरकार का दोहरा चरित्र है, यही इस सरकार का आतंकवादियों को, गुंडों को पनाह देने का चरित्र है, और यही इस सरकार का देश के एक तबके के विरुद्ध भेदभाव का, ऊंच नीच का, अंतर का ये सबूत है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अन्यथा तो जेल में किसको होना चाहिए था? डॉक्टर चंदानी को, जो ये कह रही है, साफ साफ कह रही है कि जहर मार के इनको मार देना चाहिए, जहर का इंजेक्शन लगा के इनको, मुसलमानों को मार देना चाहिए। और मैं समझता हूं ये इनका चरित्र एक जगह नहीं कई जगह नजर आता है। जैसे आप देखें कि ये और इनका जो गोदी मीडिया है, किस तरह से इन्होंने जो तबलीग जमात के लोगों को लेकर हल्ला मचाया। आज क्यों नहीं हल्ला मचा, जब 170 लोग तिरुपति में जो है संक्रमित हैं, और वहां के जो एक जो पुजारी हैं उनकी डेथ कोरोना से हो गई है, और अभी भी इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव वहां पाए गए हैं, और उस सब के बावजूद भी तिरुपति मंदिर के जो संचालक हैं वो कहते हैं कि तिरुपति मंदिर लोगों के लिए बंद नहीं होगा, चाहे हो जाओ। और आपको ध्यान हो, ये भी श्रीमान जी जो है शिवराज चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये वहीं होके आए हैं,
वहीं से संक्रमण लगा। तिरुपति होके आए, परिवार के साथ में गए थे, वहां से होके आए, लेकिन बताया नहीं, मीडिया ने बताया नहीं। मीडिया किसको बताएगा? तबलीग जमात को। और ये इस बात को भी नहीं बता रहे हैं, ये तो आ गया फॉर्चुनेटली, कल दिखा दिया एनडीटीवी ने कि 16 लोग जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो जो भूमि पूजन हो जा रहा है अयोध्या में, उसमें संक्रमित हैं, और वहां का एक पुजारी जो है वो भी पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन कार्यक्रम बंद नहीं होगा। 1 लाख लोगों के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है, 1 लाख पैकेट बनाए जा रहे हैं प्रसाद के। तो इसका मतलब साफ है कि 1 लाख लोग होंगे वहां पे। टिकी हुई जो नीति है योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में और मोदी सरकार की भारत में, यही इनका असली चरित्र है, जिससे देश बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है।